Welcome back students. This is our second video on life process जहां हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में. Our first video was focused on nutrition and digestion which was described in full detail. अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सबसे पहले वो पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस सेकंड वीडियो के साथ लिंक कर पाएंगे. Otherwise it would prove confusing for you. So without wasting time, let's begin our today's video that is focused on respiration. So what is respiration? It is the breakdown of glucose. देखिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, breakdown. It is the breakdown of glucose by oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का अटैक. So it is the breakdown of glucose by oxidation in cell to derive energy, although different organisms have different pathways to break down glucose. तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज जो हमने खाना खाया था उस खाने को हमने डाइजेस्ट तो कर लिया, पर उस खाने से हमने एनर्जी भी तो लेनी है. वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? वो एनर्जी हमें मिलेगी जब उस फूड के ऊपर ऑक्सीजन का अटैक होगा. यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ना शब्द ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब उस फूड पर ऑक्सीजन अटैक करता है और एनर्जी रिलीज होती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. हालांकि हर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो हम आगे पढ़ेंगे. ओके. ऑल्दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पाथवे होता है, अलग अलग क्या बोल सकते हैं हम, तरीका होता है ग्लूकोज को तोड़ने का. ओके. तो यहाँ हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमंस. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना. सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो साइकिल है उसे हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. So breathing is inhalation and exhalation of gases, that is inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide is called breathing. सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन इनहेल करना एंड CO2 एक्सहेल करना ब्रीदिंग कहलाता है. Whereas respiration is using that inhaled oxygen, जो सांस लेते समय हमने ऑक्सीजन लिया था उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना ताकि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें, ग्लूकोज को तोड़ सकें टू गेट एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. और ग्लूकोज को तोड़ने की इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, वेयर ग्लाइको रिप्रेजेंट्स ग्लूकोज एंड दिस लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग. ओके. तो स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. आगे बढ़ते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दैट what is the difference between two types of respiration. So we have two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. अब मैं पहले याद करने का तरीका बता देता हूँ और बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि इन दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशंस में क्या डिफरेंस होता है. एरोबिक नाम सबने सुना होगा कि कोई बोलते हैं ना कि हम एरोबिक्स सीखते हैं, हम एरोबिक्स करने जाते हैं एज अ वर्कआउट. तो एरोबिक क्या होता है? एरोबिक आप हमेशा ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आके करते हो. आप कभी भी ऑक्सीजन से अलग रह के एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते. ठीक है. सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो सभी की सभी टाइप की रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इसको याद करने के लिए मैंने आपको एरोबिक एक्सरसाइज का एग्जांपल बता दिया कि आप एरोबिक्स जो परफॉर्म करते हो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हो, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहलाती है? Those type of respirations which require oxygen
to break down glucose. Okay. On the other hand, we have anaerobic respiration. Anaerobic respiration क्या कौन सी respirations होती हैं जहाँ ऑक्सीजन की मदद नहीं चाहिए होती, या फिर ऐसी respirations जहाँ breakdown of food occurs in absence of oxygen. Okay. Now ये हो गया दोनों के बीच में पहला पहला डिफरेंस। अगला डिफरेंस ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीट, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो पार्शल होता है, सॉरी, पार्शल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, विच मीन्स ग्लूकोज पूरा ब्रेक हो ही नहीं पाता। और क्योंकि यहाँ ग्लूकोज पूरा ब्रेक नहीं हो पाता, इसी वजह से जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है वो बहुत कम रिलीज होती है। यहाँ लिखा है ना, वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पूरा का पूरा टूटा ही नहीं यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ ग्लूकोज पूरा का पूरा टूटता है, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो यहाँ पूरी पूरी एनर्जी रिलीज होती है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अगला डिफरेंस है दोनों के बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि बेसिकली जो सामने हमारे प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं, दे आर जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आप लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। पर जब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई रिएक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहाँ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, एनर्जी तो रिलीज होती है बट वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है, पर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल जो होते हैं वो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर अल्कोहल, यानी कि मैंने पीछे जो बात करी थी इथेनॉल की, वही बात कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, उसी को अल्कोहल इथेनॉल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, ये इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही परफॉर्म होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने ये बताया था, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन शब्द का इस्तेमाल किया था कि ऑक्सीजन की मदद से। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो जिन ऑर्गेनिज्म से परफॉर्म होती है वो बहुत कम है, दे आर वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, बैक्टीरिया एंड सम पैरासाइटिक वर्म्स। तो ये है पूरा का पूरा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ओके। अब हम आगे ये पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन होती कैसे है। हमने ये तो पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन कितने टाइप की है, रेस्पिरेशन क्या होता है, बट हाउ रेस्पिरेशन अकर्स विद इन द बॉडी, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, आइए उसको पढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाउ ग्लूकोज इज स्प्लिटेड और हाउ ग्लाइकोलिसिस अकर्स वाया डिफरेंट पाथवेज, कि कैसे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है अलग अलग तरीकों से। ओके। इसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कवर करेंगे एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि C6H12O6, जहाँ कार्बन के 6 एटम्स हैं, इसलिए इसको हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ग्लूकोज जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाता है, जैसे ही ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 प्रोडक्ट्स, दैट इज इट विल रिलीज पायरूवेट एंड इट विल रिलीज एनर्जी। अब ये पायरूवेट क्या होता है? पायरूवेट अगेन ग्लूकोज की एक फॉर्म है, जो सब फॉर्म कह सकते हैं, एक छोटी फॉर्म कह सकते हैं, जहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C3H3O3, जबकि ये था C6H12O6,
तो पायरूवेट क्या है, C3H3O3, बेसिकली ग्लूकोज का एक छोटा वर्जन ये कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये सारा का सारा प्रोसेस अभी साइटोप्लाज्म में ही हुआ है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन नहीं है, उसके आधार पर पायरूवेट का ब्रेकडाउन या स्प्लिटिंग आगे कैरी आउट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, ये शब्द आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इन क्लास 9th वी स्टडीड इन चैप्टर सेल कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, आज मैं आपको बताता हूँ। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरूवेट को तोड़कर एनर्जी रिलीज की जाती है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, एटीपी वो करेंसी है जिसके आधार पर एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, एनर्जी का लेन देन होता है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जैसे आपको कोई सामान खरीदना होता है तो सामान खरीदने के लिए आपको इंडियन रुपीज़ देना पड़ेगा। इंडिया में आप डॉलर इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको किसी भी चीज़ के ट्रांजैक्शन के लिए इंडियन रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही एनर्जी की ट्रांजैक्शन के लिए आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। एंड व्हाट इज़ एटीपी? ATP is adenosine triphosphate. So in presence of oxygen, what happens? Carbon dioxide is released, water is released, and 38 molecules of ATP are released. ठीक है। So this is aerobic respiration क्योंकि ये presence of oxygen में हो रहा है। अब मैं आता हूँ बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन में, जो कि हो रही है absence of oxygen में, जिसको हम कहते हैं anaerobic respiration. Now what is happening here? This is happening in yeast, जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड विच इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। आपने 8th क्लास में सीखा होगा कि फर्मेंटेशन की वजह से, ईस्ट के फर्मेंटेशन की वजह से हम अल्कोहल बेस्ड सब्सटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, या दही की भी बात करें तो फर्मेंटेशन की वजह से ही इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, which happens in yeast. And this is an example of anaerobic respiration. This is because this is occurring in absence of oxygen. So this is fermentation. और ये जो मैंने आपको बताया है कि दैट दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, इस साइकिल को हम कहते हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इस पूरी रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल, KREBS, क्रेब्स साइकिल। ओके, नाउ द लास्ट वन इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की कमी में जो रेस्पिरेशन होती है। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि कई बार जब आप दौड़ने जाते हो या खेलने जाते हो बहुत दिनों बाद, तो अगले दिन सुबह जब सोकर उठते हो ना, तो आपकी थाइस में बहुत दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आपकी मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपकी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है। लैक्टिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बन जाता है विच क्रिएट्स क्रैम्प्स, और उन्हीं क्रैम्प्स की वजह से आपको मस्कुलर पेन होता है। तो ये कहाँ पर होता है? दिस अकर्स इन मसल सेल्स। ओके, तो ऊपर की दोनों रिएक्शन हमारी क्या है? एनारोबिक रिएक्शन है, और ये नीचे वाली जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इस साइकिल का नाम मैंने बताया था आपको क्रेब्स साइकिल, इसका नाम मैंने आपको बताया था फर्मेंटेशन, इसका कोई नाम नहीं है। ओके, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्लूकोज से पायरूवेट और पायरूवेट से एनर्जी रिलीज होती है अलग अलग पाथवे में, विच टोटली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो ऐसा, ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसा, और ऑक्सीजन ना के बराबर है तो ऐसा होगा। ठीक है,
यू हैव टू लर्न दिस फ्लो चार्ट बाय हार्ट, क्योंकि एग्जाम में ये फ्लो चार्ट डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, और अब आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Breathing and respiration in plants. So plants breathe at night. That is, they inhale oxygen and exhale carbon dioxide in night, just like humans. तो इंसानों की तरह ही प्लांट जो हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। बट नोट करने वाली बात यह है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रात को होता है। ठीक है, प्लांट्स रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट ड्यूरिंग डे टाइम they respire because at this time they perform photosynthesis, and so reverse exchange of gases takes place. In simple terms, they use carbon dioxide and release oxygen as byproduct. तो दिन के समय वो क्या करते हैं, दिन के समय उनको एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, फूड तैयार करते हैं। तो इतना काम करना होता है उनको दिन के समय, तो एनर्जी की ऑब्वियसली ज़रूरत है। तो उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तभी खाना मिले बनेगा, और खाना बनेगा तो तभी सारा खाना पहुंचाया जाएगा अलग अलग प्लांट पार्ट्स को। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हम सबको पता है कि वो CO2 लेते हैं एंड ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। बट रात के समय उल्टा होता है, रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाया स्टोमेटल पोर्स, स्टोमेटा की मदद से होता है। और इसीलिए ये बोला जाता है कि कभी भी रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ के नीचे अगर आप सोओगे तो पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ रात को CO2 रिलीज कर रहा है, और हो सकता है आपको सोते समय सफोकेशन महसूस हो, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो, और जिसके कारण आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, एंड इन वर्स्ट सिचुएशंस द पर्सन मे डाई ऑल्सो, जिसका इल्ज़ाम लोग भूतों पे लगाते हैं कि इस पेड़ में भूत था इसलिए वह इंसान मर गया। तो भूत वगैरह तो नहीं होता है, होता क्या है, CO2 का भूत होता है, जो कि रात को हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा, तो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये दोनों प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो दोनों की दोनों ही इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है प्लांट्स में, दिस इज कैरिड आउट बाय डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। वी हैव ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो जो पानी में रहते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल वो जो लैंड पर रहते हैं। तो क्योंकि लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, सो दे हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पर क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करना होता है, जो पानी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो इस्तेमाल करना होता है, वहाँ ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए जो सांस लेने की स्पीड होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, जो रेट होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज हायर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम है, दे हैव टू यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन aquatic organisms is higher than terrestrial organism। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि aquatic organisms terrestrial organisms के मुकाबले जल्दी सांस क्यों लेते हैं। ओके, और एक चीज़ और कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं सांस लेने के लिए। जैसे इंसान के पास नोज़ है सांस लेने के लिए, लंग्स हैं, ठीक है, एंड फिश की बात करें तो फिश के पास गिल्स होते हैं। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव अडेप्टेड डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ओके, मूविंग ऑन नाउ।
दिस इज़ द मेन टॉपिक दैट वी हैव टू फोकस टुडे, दैट इज़ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। कि ह्यूमंस में, इंसानों में ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है पूरा का पूरा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, कैसे होता है। वीडियो के दौरान आपको यहाँ पर एक आई बटन मिलेगा, उस आई बटन पे क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए और पता चलेगा कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और उसके बाद पीपीटी को आगे पढ़िए। सबसे पहले वीडियो ज़रूर देखिए, मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, एंड उसके बाद आप पीपीटी में देखिए कि हम आगे कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी आई एज्यूम, और अब मैं पूरी की पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ कि क्या हुआ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, सांस लेने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। नोज़ हमारे पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया दैट इज़ विंड पाइप। वी हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, वी हैव ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। इन तीनों को अगर मैं देखूं तो ये तीनों के तीनों आते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, ये तीनों के तीनों लंग्स के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लंग्स नहीं लिखा है। तो ये मत समझना कि लंग्स मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये तीनों के तीनों लंग्स में आते हैं। ओके, तो पूरा प्रोसेस वापस से समझाता हूँ। आपने नाक से सांस ली, नाक में थे नोज हेयर्स, उन नोज हेयर्स ने आप डस्ट पार्टिकल्स, फिजिकल इम्प्योरिटीज उनको फिल्टर किया, सांस को फिल्टर किया, ऑक्सीजन को फिल्टर किया, और सीधा भेज दिया उसको विंड पाइप में। विंड पाइप दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। देयर इज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज एक चूड़ियों की फॉर्म में है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे विंड पाइप को। किस बात का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है भाई, सपोर्ट इस बात का प्रोवाइड कर रहा है कि सपोज अगर आपकी विंड पाइप में इफ देर इज एब्सेंस ऑफ एयर, तो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट है। नाउ दिस ट्रैकिया विद इन द लंग्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लिखा है मैंने यहाँ पे। तो दो पार्ट्स में ट्रैकाई यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो दैट इज ब्रोंकाई। एंड फर्दर ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होता है, और जो उसके सब डिविजन है उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ट्रैकाई, ट्रैकाई से ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। एंड फाइनली ये जो ब्रोंक्यूल था, ब्रोंक्यूल का ये जो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ दे रखी है, ब्रोंक्यूल का जो ये फाइनल टर्मिनेशन था, इट इज अटैच्ड विद दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई, जो हीरो है इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, एल्वियोलाई क्या काम करता है, एल्वियोलाई बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। सो एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, एल्वियोलाई का फंक्शन ये है कि जब हमने सांस ली तो ऑक्सीजन आया, और जैसे ही ये ऑक्सीजन आया तो एल्वियोलाई क्या करेगा, वो ऑक्सीजन डाल देगा आर्टरीज में। तो आर्टरीज क्या करेंगी, फर्दर वो बॉडी ऑर्गन्स के पास जाकर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर देंगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगी। और बदले में एल्वियोलाई को क्या मिलता है, बदले में एल्वियोलाई को मिलता है CO2। तो CO2 जब यहाँ उसको मिल चुका है, तो जब एक्सेल करने वाला होता है तो CO2 इस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। देखिए दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में होता है, आर्टरीज और वेन्स के कांटेक्ट में होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई क्या करता है, जो हमने सांस ली है, इनहेल्ड ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है, आर्टरीज में डाल देता है। ओके, और वेन्स जो CO2 लेकर आ रही हैं, वो वेन्स CO2 जो है एल्वियोलाई को बदले में दे देते हैं कि भाई तू खाली हाथ मत रह, तूने ऑक्सीजन दे दिया है और अब तू CO2 ले ले। तो जैसे ही हम अब सांस छोड़ने वाले होते हैं, तो उसी दौरान वेन्स ने जो CO2 दे रखा है एल्वियोलाई को, वो CO2
एल्वुलाई के थ्रू होते हुए, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होते हुए, ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड देन फाइनली नोज के थ्रू CO2 बाहर निकल जाता है। सो दिस इज हाउ ब्रीदिंग साइकिल अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, एल्वुलाई के बारे में पूछा जाता है कि एल्वुलाई क्या होता है और एल्वुलाई का क्या काम है। एल्वुलाई के दो काम हैं। सबसे पहला काम ये है कि वो किस में मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। दूसरा, वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है, वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है। ठीक है, कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और किस चीज़ के लिए इंक्रीज करता है? एल्वुलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि क्योंकि एल्वुलाई बहुत सारे हैं और हर ब्लड कैपिलरी के कांटेक्ट में हैं, तो ज़्यादा कांटेक्ट में होने की वजह से वहाँ डिफ्यूजन की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। ठीक है, अब मुझे ज़रूर पता है कि आप लोग पूछोगे कि यहाँ डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन तो बहुत स्लो प्रोसेस है। यस, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, पर यहाँ पे एल्वुलाई एक नहीं है, यहाँ पे एल्वुलाई बहुत सारे हैं। एक इंसान के लंग्स के अंदर अगर सारे के सारे एल्वुलाइज को मैं अनफोल्ड कर दूँ ना, तो वो पूरा का पूरा एक टेनिस कोर्ट घेर सकता है, इतने सारे एल्वुलाई हैं। तो इतने सारे एल्वुलाई की प्रेजेंस की वजह से डिफ्यूजन हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो एल्वुलाई हमको दो चीज़ों में मदद कर रहा है, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दूसरा इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक विलाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई थे ना, विलाई किस में मदद कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे थे ना विलाई। ऐसा ही कुछ काम एल्वुलाई का भी है। ठीक है, तो अब हमने ये तो सीख लिया कि ऑक्सीजन लिया एंड CO2 दिया, बट जिसने ऑक्सीजन लिया है, आर्टरीज ने जो ऑक्सीजन लिया है, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ठीक है, देखते हैं इसको। उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ब्लड में। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हाई अट्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन। तो जैसे ही रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन आता है, तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, को अपना दोस्त बना लेता है, और फिर जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन, जिस टिश्यू, जिस सेल के पास वो ब्लड जाता है, सबको ऑक्सीजन पहुँचा देता है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखिए, अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हम यहाँ डिफ्यूजन वाले प्रोसेस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रीज़न ऑलरेडी पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। इसका मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल दे चुका हूँ आप लोगों को कि अगर लंग्स में जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसको अगर आपके पाँव तक पहुँचना है, टोस तक पहुँचना है, तो उसको, उस मॉलिक्यूल को अगर डिफ्यूजन की मदद से पहुँचना होता, तो वो कम से कम 3 साल लेगा आपके पाँव तक पहुँचने के लिए। तो इंसान तो 3 मिनट जिंदा नहीं रह पाता, वो 3 साल कैसे जिंदा रहेगा? तो डिफ्यूजन ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए सही रास्ता नहीं है, सही तरीका नहीं है। उसके लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन and therefore binds with it and travels to all the cells of the body. So this is how breathing and respiration occurs in human body. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज गोइंग टू बी कि कैसे होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि ट्रैवल होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, बट एक्चुअली में कैसे सर्कुलेट किया जाता है ऑक्सीजन को, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे प्योरीफाई किया जाता है। तो सीधा सीधा बताऊं तो मैं अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का थ्रू आउट द बॉडी ड्यू टू द पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट। तो हार्ट को हम बिल्कुल दिल से पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए वीडियो, एंड डू लेट मी नो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। आई विल डेफिनेटली हेल्प। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।